हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे 4 to 11 फरवरी के, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे 2 चैनल है, दोनों का भी आप सब्सक्राइब कर लेना। एक का नाम है फ्री जीके क्यूज, दूसरे का नाम है फ्री जीके क्यूज 2.0। 2.0 वाला नया चैनल है, जहां डेली मॉर्निंग में हम 6 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। नई सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर आंसर डी से हो जाएगा। संजय जाजू को नियुक्त किया गया है नई सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में। देखिए, अपूर्व चंद्रा की जगह लेंगे संजीव जाजू। इन्हें नया सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया। अपूर्व चंद्रा को अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह रिकॉर्ड किसके नाम पर दर्ज है? ओलेग कोनोनेनको इनका नाम है। इन्होंने 878 डेज तक समय बिताया है अंतरिक्ष में रहने के लिए। मतलब इतना लंबा समय तक ये अंतरिक्ष में रहते हैं ना। देखिए, रूसी अंतरिक्ष यात्री है ओलेग कोनोनेनको। ये 878 डेज के लिए लगभग ये 2.5 साल से भी अधिक का समय होता है अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगला सवाल है, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर आंसर ए वाला से हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। ये राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल बने हैं। देखिए, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, जिन्होंने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो यह जीता है दिस मोमेंट ने। देखिए, दिस मोमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे दुनिया के सबसे सम्मानित म्यूजिक अवार्ड कहा जाता है ग्रैमी अवार्ड को। 2024 में भारत की बड़ी जीत होती है इसमें। देखिए, भारत की फ्यूजन बैंड शक्ति को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला। इस बैंड में शंकर महादेवन, जॉन मैकलोलिन, जाकिर हुसैन, सल्वा गणेश और गणेश राज गोपालन जैसे टैलेंटेड कलाकार इसमें शामिल है इस बैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गायक को ग्रैमी अवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, यह अवार्ड मिला है फ्लावर्स के लिए माइली साइरस को। ठीक है, माइली साइरस को। हमारा अगला सवाल देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो देखिए यहाँ पर आंसर बी वाला से हो जाएगा, रितु बहारी ने शपथ ली है। आपको याद रखना है। ठीक है, रितु बहारी बनी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। देखिए, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रितु बहारी को नियुक्त किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति रितु बहारी को शपथ दिलाई है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। अगला सवाल, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर बीना मोदी को सम्मानित किया गया है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से। देखो, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित सम्मेलन में डॉक्टर बीना मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर बीना मोदी जो है मोदी इंटरप्राइजेज के मोदी ग्रुप की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है फिलहाल में। नेक्स्ट है, कौन सा यूरोपीय देश 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश बना है? तो वो है फ्रांस। ठीक है, कौन सा देश है? फ्रांस देश बना है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो वो भी है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस याद रखिएगा। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी भी इसने किया है फ्रांस ने, और यूपीआई को स्वीकार करने वाला देश भी फ्रांस है। यूपीआई उपयोगकर्ता पेरिस में एफएल टावर के लिए टिकट खरीद सकते हैं। फ्रांस भारत से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कार्बन फुटप्रिंट को
कम करने और ग्रीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के 4,000 से अधिक प्रतिनिधियों सहित 35,000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा फैलने के बीच भारत ने किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो यह सहायता भेजी गई है जाम्बिया को। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगभग 3.5 टन वजनी सहायता पैकेज में हैजा के प्रसार से निपटने में सहायता के लिए जल शोधन उपकरण, क्लोरीन की गोलियां, ORS पाउच जैसे आवश्यक आपूर्तियां शामिल हैं। यह जो सहायता है यूनिसेफ, WHO जैसे मानवीय भागीदारों के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, देखिए जो हैजा है यह छोटी आंत का एक तीव्र संक्रमण है जो पानी के मल, पेट में ऐंठन और उल्टी की विशेषता है। इसे पैदा करने के लिए जिम्मेदार जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी, जो आंत में पानी की अधिक रिहाई का कारण बनता है। इससे गंभीर दस्त लगते हैं। नेक्स्ट है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखी गई है। देखिए केंद्र संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। अगला सवाल है, नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेला का उद्घाटन किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है। देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट, उड़ीसा में किस बस स्टैंड का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा? तो वो है बारामुंडा ISBT। इस बस स्टैंड का नाम बदला जाएगा। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। देखिए बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में होगी। देखिए 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक आयोजित की जानी है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी, याद रखिएगा। इस ग्रुप में 7 मेंबर हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड बिम्स्टेक में। नेक्स्ट देखिएगा, एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नए देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है मियो ओका को। मियो ओका को देखिए, मियो ओका को एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया गया। वह ताकेओ कोनिशी का स्थान लेंगे। उन्हें दक्षिण एशिया के लिए ADB महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। ओका भारत के लिए ADB की देश साझेदारी रणनीति जो है 2023-27 तक के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाले हैं। अगला सवाल है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह पहल है संस्कृति मंत्रालय की। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर। देखिए MGMD, मेरा गांव मेरी धरोहर, है ना। संस्कृति मंत्रालय ने MGMD कार्यक्रम के तहत सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार किया है। 27 जुलाई 2023 को MGMD का पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? पेश किया गया था उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पेश किया गया था? उत्तराखंड में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान मिला है PT उषा को। ठीक है, PT उषा को सम्मानित किया गया है। PT उषा कौन है? तो याद रखिएगा, महान धावक हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष है PT उषा। इन्हें सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। PT उषा ने भारत के लिए 103 अंतर्राष्ट्रीय पदकों की प्रभावशाली संख्या हासिल की है। देखिए वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो कितने? 519 एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। देखिए
क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत अब देश भर में 519 एयर रूट का संचालन किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत 2 जलीय हवाई अड्डों और 9 हेलीपोर्ट सहित 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को साल 2016 में लॉन्च किया गया था ना। उड़े देश का आम नागरिक जो था, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किलोग्राम वर्ग में ग्रीको रोमन खिताब किसने हासिल किया? तो सुनील कुमार ने हासिल किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो यह हाथ मिलाया गया है टाटा स्टील के साथ। देखिए, दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए टाटा स्टील के साथ हाथ मिलाया। टाटा स्टील ने एक बयान में कहा है कि SER और टाटा स्टील के अधिकारियों के बीच प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही है। देखिए, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। फरवरी 2024 तक कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है ओल्जास बैक्टेनोव को। देखिए, कजाकिस्तान एक यूरेशिया में स्थित देश है जो आधा एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। क्षेत्रफल के आधार से देखा जाए तो ये 9वां सबसे बड़ा देश है। यूरेशिया में एक बड़े भूभाग में फैला हुआ यह देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट है, दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन अगरतला में किया जा रहा है। दिव्य कला मेला 2024 का, देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांगन वित्त और विकास निगम के तहत दिव्य कला मेले का आयोजन अगरतला त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 6 से 11 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी अगरतला है। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ठीक है, 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम। देखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम का अनावरण किया। थीम रखी गई है विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। सर CV जो रमन हैं, इनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है हमारा, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है हरियाणा में। देखिए, हरियाणा राज्य सरकार ने यमुनानगर में 800 मेगावाट के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी। राज्य के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। इसके निर्माण में 6,900 करोड़ रुपए की खर्च की जाएंगे। इतने रुपए। साथ ही इस प्रोजेक्ट को 57 महीनों में पूरा करने के लिए एक लक्ष्य तैयार किया गया ना। इतना समय तो लगाएंगे। देखिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो शपथ ली है जस्टिस विजय बिश्नोई ने। देखिए, जस्टिस विजय बिश्नोई ने हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। इन्होंने न्यायमूर्ति बिश्नोई को पद की शपथ दिलाई। ठीक है, जब भी कोई मुख्य न्यायाधीश बनता है हाईकोर्ट में तो शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा भी वहां पर थे। हाल ही में जस्टिस रेतू बहारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी शपथ ली है, याद रखिए। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की उपसचिव के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो नियुक्त किया जाएगा कर्ट कैंपबेल को। देखिए, कर्ट कैंपबेल को संयुक्त राज्य अमेरिका की नई विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कर्ट कैंपबेल की कूटनीतिक विशेषज्ञता और नेतृत्व से राज्य विभाग और राष्ट्र को विशेष रूप से इस महत्वपूर्ण समय में लाभ होने की उम्मीद है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस भारतीय हस्ती को UAE का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? तो यह गोल्डन वीज़ा किसे मिला है? आनंद कुमार को मिला है। ठीक है, आनंद कुमार को मिला है गोल्डन वीज़ा। ये कौन है आनंद कुमार? ये सुपर 30 के संस्थापक है। सुपर 30 मूवी भी आई है, देखा होगा आपने।
ठीक है। और याद रखिएगा ना 2023 में भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुके हैं आनंद कुमार को। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? यह घोषणा की है ईरान ने। ठीक है, 15 दिनों के लिए आप बिना वीज़े के वहाँ पर घूम सकते हैं। देखिए, यह जो सुविधा है केवल पर्यटन के लिए मान्य की गई है। इसके तहत साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक हर 6 महीने में एक बार अधिकतम 15 दिनों के लिए बिना वीज़ा ईरान की यात्रा कर सकते हैं। देखिए, वर्तमान में 27 देश भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं। इन देशों में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और ऐसे बहुत सारे तमाम 27 देश शामिल हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टाटा डिजिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नवीन ताहिलयानी को नियुक्त किया गया। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2024 को किनके लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? तो ट्रांसजेंडर्स के लिए की गई है। मुफ्त बस यात्रा इन्हें मिलेगी। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। इन्होंने महिलाओं के लिए मौजूदा योजना के समान ट्रांसपर्सन के लिए एक मुफ्त बस योजना शुरू की है। ट्रांसजेंडर समुदाय को मानवाधिकारों के बराबर मान्यता देने के महत्व पर इन्होंने जोर दिया है। दिल्ली सरकार की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर जो एजुकेशन ये देते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो प्राइवेट स्कूल में जितनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल में देखने के लिए मिलती हैं। तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं। जहाँ हम एमपी में रहते हैं ये चीज़ देखकर बुरा लगता है। गांव के स्कूल में इतनी हालत ख़राब है कि बच्चों ने वहाँ पर कंप्यूटर तक नहीं देख रखे हैं, सोचो। लेकिन यहाँ की जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तराखंड। ठीक है, देखिए यहाँ पर यूसीसी लागू हो चुका है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। देश का पहला राज्य आज़ादी के बाद है ना, उसके पहले ही वैसे गोवा में लागू हो रखा है। वहाँ पर पुर्तगाली यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है। आज़ादी के बाद अगर कोई देश है तो वह है उत्तराखंड। और वैसे पूरे देश में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है यह पहले नंबर पर आता है, लेकिन ऐसे दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर गोवा है, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है। यूसीसी का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनों को मानकीकृत करना चाहते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, है ना, सबके लिए कानून लागू किया गया है। देखिए, किसी तस्वीर ने 2023 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। तो यह जीता है एक पोलर बियर ने जो एक छोटे से हिमकंड पर सो रहा है। देखिए, कुछ इस तरह से सो रहा है। 2023 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड जो जीता है नीमा सरीखानी ने आइसबर्ड शीर्षक वाली अपनी छवि के लिए जीता है, जिसमें एक पोलर बियर को एक छोटी सी हिमकंड पर सोते हुए दिखाया जा रहा है ना। जब ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी तो इसमें 75,000 लोगों ने, आप देख सकते हैं 75,000 लोगों ने यहाँ पर अपने पसंदीदा तस्वीरों को साझा किया था, उसमें से इसे चुना गया। चलिए अगला है, डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र में शुरू की गई मोबाइल स्वास्थ्य पहल का नाम क्या है? तो देखिए, नाम रखा गया है किलकारी कार्यक्रम। ये क्या है? डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम है। ये मोबाइल स्वास्थ्य पहल है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पर मिल जाएगी। ठीक है, किलकारी एक केंद्रीकृत इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पर वॉइस के आधार पर मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है। जो लाभ जिन्हें चाहिए उन्हें फ़ोन पर गर्भावस्था, प्रसव, बच्चे की देखभाल के बारे में मुफ्त साप्ताहिक समय उपयुक्त ऑडियो विजुअल संदेश भेजते रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, फरवरी 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में रहने वाले युवाओं के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? तो फरवरी 2024 में तेलंगाना राज्य सरकार जो है उन्होंने विदेश में रह रहे जो बच्चे हैं या युवा हैं, किसी भी काम से अगर वो वहाँ पर हैं तो उनके लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया गया है। देखिए, हेल्प डेस्क की पहल हैदराबाद के एक छात्र सैयद मजहर अली पर हमले के बाद हुई है, जिस पर शिकागो में 4 लुटेरों ने हमला किया था। वैसे महीने भर में 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मौत हो रखी है बाहर ही, जो पढ़ने गए थे। तो उसके बाद जो सरकारें थोड़ा एक्टिव हुई है कि नहीं, इनके लिए कुछ अलग से पहल करनी पड़ेगी, है ना। तो हेल्प डेस्क जो पहल है विदेश में अपने नागरिकों की सहायता और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय उपायों को दर्शाती है।
अगला सवाल है, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? जी हाँ, शिक्षा मंत्री हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के तहत उन छात्रों को मदद मिलेगी जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अगला सवाल है, भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना भारत सरकार की किस पहल के अनुरूप है? तो जो भारतश्री एक पहल है, इसके अनुरूप है भारत के डिजिटल राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई है ना। भारतश्री, देखिए भारतश्री, केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। इनके द्वारा घोषित भारतश्री का लक्ष्य 1 लाख प्राचीन शिलालेखों को डिजिटल बनाना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नेतृत्व में यह पहल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगला सवाल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया है सारथी पोर्टल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। देखिए, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत योजना जो है इसके सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर है 1447, ये भी लॉन्च किया है। अगला सवाल है, फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, शिलांग में आयोजित हुआ है। 9 से 10 फरवरी को शिलांग में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024। ठीक है। अगला सवाल है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश। देखिए, हिंद महासागर सम्मेलन 7वां संस्करण जो है 9 से 10 फरवरी 2024 तक पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री, 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसका विषय रखा गया स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए तैयार हुए थे। नेक्स्ट है, आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो 6.5%। ठीक है, 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। अगला सवाल, इस साल लगभग कितने करोड़ भारतीय लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए पात्र हैं? तो 97 करोड़। ठीक है, 97 करोड़। देखिए, लगभग इतने। चुनाव आयोग ने 9 फरवरी को सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से रजिस्टर्ड वोटर्स में 6% की वृद्धि हुई है। 96.88 करोड़ वोटर्स आगामी आम चुनावों के लिए मतदान करने के लिए रजिस्टर्ड हैं। वोटर लिस्ट में 2.63 करोड़ से ज़्यादा नए वोटर्स का नाम जोड़ा गया, जिनमें से लगभग 1.41 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को परीक्षा में होने वाले तनाव से निपटने के लिए NCPCR ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है? तो मेटा के साथ। ठीक है, देखिए, NCPCR के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने परीक्षा के तनाव को दूर करने के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मुद्दे से निपटने के लिए मेटा के साथ समर्थन की सराहना की। कार्यक्रम में एक राष्ट्रीय स्तर का सोशल मीडिया अभियान और नई दिल्ली में एक सम्मेलन शामिल है, जिसमें परीक्षा के दौरान बच्चों की भलाई पर जोर दिया जाएगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो है रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष ये कौन है? पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली वन नेशन वन इलेक्शन की हाई लेवल कमेटी जो है, इसमें देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर जनता से सुझाव मांगे। रामनाथ कोविंद 77 साल के हैं। 2017 से 2022 तक ये देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वे राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने वाले उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने 2015-17 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, 2015 से 17 तक। चलिए, अगला सवाल है, कौन सा राज्य 21 हवाई अड्डों के साथ भारत का पहला राज्य बनने जाएगा? तो वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर 21 हवाई अड्डे बनाए जाएंगे और ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य होगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है 21 हवाई अड्डे होंगे यहाँ पर, और यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ समझौता किया गया। गूगल। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में समाधान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए गूगल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में गूगल के पूरे कार्यक्रम में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन क्षेत्र में सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई योजना का नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक उप योजना है मुख्यमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना को मंजूरी दी। अगले 4 वर्षों में PMMKSSY के लिए अपेक्षित निवेश 6,000 करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट है, सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप में किन 2 देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? तो भारत और बांग्लादेश दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, कुछ रूल्स है जिसकी वजह से ऐसा हो गया। सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप के फाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। मैच 1-1 पर समाप्त होता है। पेनल्टी शूटआउट में दोनों ने 11-11 रन बनाए। अब बताइए, अब क्या होगा? कैसे विजेता घोषित किया जाएगा? क्योंकि इसके आगे क्या करना है, इस तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो AIFF ने टूर्नामेंट के नियमों की गलतफहमी के कारण दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित करने का फैसला लिया। अगला है, 9 फरवरी 2024 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के नए डीन के रूप में संयुक्त रूप किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया है अमिताभ मट्टू को। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ मट्टू को। अगला सवाल है, कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है प्यारेलाल शर्मा को। ठीक है, किसे? प्यारेलाल शर्मा को। प्यारेलाल शर्मा को यह पुरस्कार संगीतकार L सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा प्रदान किया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 83 वर्ष के प्यारेलाल को भारत के 3रे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता के रूप में भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो देखिए, इस साल 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पिछले साल नहीं दिया गया था। ठीक है, तो 3 तो इस साल के हैं और 2 पिछले वाले भी नाम ऐड कर रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए, कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है ना। देखिए, ये जो 5 लोग हैं कौन कौन है जिन्हें सम्मानित किया जाएगा 2024 में? चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिक हैं MS स्वामीनाथन, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए, पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री और BJP के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए बहुत कुछ किया है। 2024 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली जो सरकार है, इन्होंने यह 10वां भारत रत्न देने का ऐलान किया है। ठीक है, अभी तक इनकी सरकार ने 10 लोगों को सम्मानित करने के लिए नाम लिया है। देखिए, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यह लोगों को उनके असाधारण सार्वजनिक सेवा और साहित्य, विज्ञान और कला जैसे क्षेत्र जो है, इसमें अगर उच्चतम स्तर के इन्होंने प्रदर्शन कर रखा है तो इन्हें सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का। देखिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में 12 से 14 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना। चलिए, अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए। वीडियो को ध्यान से दिखाए तो उसका आंसर आप बता सकते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट करना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना। तो ये फटाफट वीडियो कवर करवाइए क्योंकि हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं पहले आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ।
हम वीकली करंट अफेयर में क्या करते हैं, फटाफट से रिवीजन ही तो करते हैं, तो वीडियो भी हमने फटाफट कवर करवा दी। आज की वीडियो में इतना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।